नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बताते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने वाले हैं, किन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी गेहूं की। सरकार की गेहूं खरीद पिछले साल से आगे चल रही है। क्या सरकार गेहूं का एक्सपोर्ट खोलने पर विचार कर सकती है? इस पर होगी डिटेल में बातचीत। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी से जुड़ी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे गाड़ी पर मिलने वाली सब्सिडी जल्द खाते में आ सके। अगली खबर कंपनियों के तिमाही नतीजों के विश्लेषण से जुड़ी हुई है। अब तक जो नतीजे आए हैं वो अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या संकेत दे रहे हैं, ग्रोथ की क्या तस्वीर बन रही है, इसे अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत का विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि कहां सहमति बनी और कहां अभी भी बननी बाकी है। और आखिर में बात होगी सिंधु जल समझौते की। भारत की तरफ से समझौता स्थगित किए जाने के बाद आगे की क्या तैयारी है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम आज विस्तार पूर्वक अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज गेहूं की खबर के साथ। इस साल सरकारी एजेंसियां अगर गेहूं खरीद के लिए 23 लाख से ज़्यादा गेहूं खरीद लेती हैं तो भी सरकार गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं खोलेगी। एक रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से ये बात कही गई। गेहूं की सरकारी खरीद की बात करें तो अब तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 224 लाख टन खरीद कर ली है और ये खरीद पिछले साल के मुकाबले 34% आगे चल रही है। सरकार ने इस साल किसानों से 313 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। सर, एक्सपोर्ट से किस बात का डर लग रहा है कि एक्सपोर्ट नहीं खोले जाएंगे? विपुल जी, आंकड़े इस साल के संतोषजनक हैं गेहूं की खरीद की, और अभी तक जो गेहूं की खरीद की गति दिख रही है वो भी अच्छी है। 118 लाख टन के आसपास की खरीद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास आने वाले समय में बफर रहेगा कि अगर कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तो वो बाजार में खुले बाजार में गेहूं जारी कर सके। लेकिन इन आंकड़ों के थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हमें ये वजह समझ में आएगी कि सरकार आखिर निर्यात क्यों नहीं खोलना चाहती, और ये डेटा पॉइंट आपके सामने है। अगर गेहूं की मौजूदा खरीद देखें तो 118 लाख टन है। पिछले साल की तुलना में ये बेहतर है क्योंकि पिछले 2 साल गेहूं की खरीद के हिसाब से 100 लाख टन के नीचे के थे, 83 और 75 लाख टन। लेकिन अगर इससे पहले देखें 2021-2022 की परिस्थिति देखें, उसकी तुलना में ये गेहूं का स्टॉक काफी कम है, और ऐसी स्थिति में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी कि वो निर्यात खोले और बाजार में कीमतें फिर बढ़े, क्योंकि ऐसा हो चुका है और उसके बाद से फिर निर्यात बंद करना पड़ा था। तो फिलहाल अभी इतना कंफर्टेबल या इतना आरामदायक स्टॉक नहीं है सरकार के पास कि वो निर्यात बाजार के लिए दोबारा उसे खोलने की हिम्मत दिखा सके। जी। इस बीच बीमा सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोलने के लिए कानून में बदलाव का बिल मानसून सत्र में पेश होने की संभावना है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि संबंधित विभाग ने बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द भेजा जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा। सर, बीमा में एफडीआई पूरी तरह से खोलने का प्रस्ताव आखिर में एकदम से चर्चा में आने की क्या खास वजह मान रहे हैं आप? जिन इसका श्रेय आप डोनाल्ड ट्रंप को दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो भारत की व्यापार वार्ताएं चल रही हैं उसमें बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई एक शर्त है। और आपको यूएसटीआई की रिपोर्ट याद होगी जो कुछ हफ्ते पहले आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत की बीमा बाजार में कई तरीके की बाधाएं हैं, विदेशी कंपनियों को निवेश का अवसर नहीं मिलता है। हालांकि बीमा में एफडीआई को बढ़ाकर 74% से 100% करने, जो 74% अभी 74% है, उसे बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में, पिछले साल के आखिरी तीसरी तिमाही में सरकार के पास इसमें चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन बजट सेशन भी निकल गया, इसे पेश नहीं किया गया एफडीआई बढ़ाने के प्रस्ताव।
लेकिन अब सक्रियता दिखती है, और सक्रियता की वजह यह है कि भारत अमेरिका को व्यापार वार्ताओं के बीच संकेत देना चाहता है कि उसने भारत के बीमा बाजार के उदारीकरण का फैसला जो लंबित था उसे आगे बढ़ा दिया है, और इस पर फैसला हो सकता है। अब देखना ये है विपुल जी कि कैबिनेट में प्रस्ताव क्या जाता है, और कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद इस संशोधन बिल का मसौदा क्या होता है। क्या भारत सरकार इसमें कोई सेफ गार्ड्स बिल्ड करेगी या कोई दूसरे तरीके की पॉलिसी लेकर आएगी? क्योंकि आपको याद होगा यूएसटीआर ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ भारत के बीमा बाजार में बाधाओं की बात ही नहीं की थी, बल्कि एलआईसी का भी जिक्र किया था, और एक कहा था कि एलआईसी एक सरकारी कंपनी है, सरकार से प्रोत्साहन देती है, और जिस वजह से निजी बीमा कंपनियों के साथ गैर बराबरी वाली प्रतिस्पर्धा दिखती है, और एलआईसी की बड़ी ताकत के कारण निजी बीमा कंपनियां बाजार में सफल नहीं हो पाती। जी। और आज इसी खबर के चलते हमने देखा कि इवन शुक्रवार से ही मोमेंटम बनना शुरू हो गया था। शुक्रवार को अच्छी तेजी रही और आज सोमवार के सत्र में भी इंश्योरेंस कंपनियों में अच्छी खरीदारी रही। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 2%, एलआईसी अगर हम देखें तो 2.25%, एचडीएफसी में करीब 1% के आसपास की, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी का जल्द ही भुगतान हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सब्सिडी के भुगतान के औसत समय को 40 दिन से घटाकर के अब 5 दिन करने की दिशा में काम कर रही है। भारी उद्योग मंत्रालय इसको लेकर के जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। सर, आखिर में कितने के क्लेम बकाया पड़े हुए हैं और जो सरकार की तरफ से इतनी एक्टिव जो है अप्रोच अपनाई जा रही है? अब इलेक्ट्रिक वाहनों में तिपहिया और दुपहिया पर सब्सिडी के मुद्दे हैं। करीब 8 लाख से ज्यादा, मतलब लगभग 9 लाख के करीब सब्सिडी क्लेम्स पड़े हुए हैं सरकार के पास अप्रूवल के लिए, और पिछले साल के भी है और इस साल के भी हैं। इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के मामले ज्यादा है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स या ई टू व्हीलर्स को लेकर पिछले 2 साल में काफी सवाल भी रहे हैं, विवाद भी रहे हैं, जांच पड़ताल भी होती रही। वो भी एक वजह है कि कंपनियों को समय पर सब्सिडी के क्लेम जारी नहीं किए गए। लेकिन अब एक नए तरीके की व्यवस्था लाने की बात की जा रही है, जिसमें कि ईवी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5 दिन के अंदर वेरिफिकेशन पूरा करके कंपनियों को, जो कंपनियां बना रही हैं, उन्हें सब्सिडी की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने इस मामले में एक प्रोसेस तय किया है, जिसमें ऑथेंटिकेशन के लिए आधार के फोटोज का और कुछ अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसका लाभ ई स्कूटर बनाने वाली कंपनियों और तिपहिया बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि उनका पैसा लंबे समय से सरकार के पास लंबित है। जी। इस बीच शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की तरफ से अब तक घोषित मार्च तिमाही नतीजों से पता चला है कि मार्जिन में सुधार के बावजूद कंपनियों के मुनाफे में सुस्ती रही है। साथ में कंपनियों की बिक्री की ग्रोथ भी पिछले साल जैसी नहीं रही। अब तक आए 75 कंपनियों के तिमाही नतीजों से पता चला है कि उनका औसत मुनाफा सिर्फ 3.8% ही बढ़ा है, जो कि 17 तिमाहियों में सबसे क्रम ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। सर, अभी तक के जो नतीजे आए हैं उसमें ट्रेंड को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है? हाँ, ये तिमाही, जैसा हम लगातार इस तिमाही पर विपुल जी चर्चा कर रहे हैं और बाजार में भी इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। चौथी तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं, और टॉप लाइन ग्रोथ में तो तेज गिरावट है ही। शुद्ध लाभ में भी औसतन 10% के आसपास की वृद्धि है, जो काफी कम है। केवल कुछ सेक्टर और कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए आपको एक एवरेज तस्वीर मुनाफों की अच्छी दिखाई देती। जो सबसे गंभीर बात कंपनियों के बारे में है, जो निवेशकों के लिए, स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए समझना जरूरी है, कि कंपनियों के मार्जिन लगातार दबाव में है। उनकी इनकम कम है और इसलिए मार्जिन तेजी से गिर रहे हैं। तेल कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर कंपनियों की की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 1% के आसपास रही है। सीमेंट, एफएमसीजी, ऊर्जा, ऑटो, ये सारी कंपनियों के मुनाफे गिरे हैं। केवल रसायन, फार्मा और टेलीकॉम में बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। जी सर, अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की, जैसा कुछ एक का जिक्र आपने किया, अगर उनका एनालिसिस करें तो क्या तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है? शेयर बाजार के निवेशकों की दृष्टि से बिल्कुल जी 4-5 सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आईटी टेक होता है, ऑटो होता है, बैंकिंग है, सीमेंट है, एफएमसीजी है,
मेटल्स हैं, एनर्जी है। अगर आप इनको अलग अलग देखने की कोशिश करें तो हम आईटी को देखें। आईटी में टीसीएस, इन्फो, विप्रो, एचसीएल टेक के नतीजे कमजोर थे। सबको पता है, स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता है, निर्यात पर असर है, अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो रहे हैं। इन्फोसिस ने FY26 में जो गाइडेंस दिया है वो केवल 0.3% की इनकम ग्रोथ का दिया है। एचसीएल ने 2 से 5% की ग्रोथ का दिया है। तो पूरा आईटी सेक्टर दबाव में है अमेरिका की परिस्थितियों की वजह से, मांग में कमी की वजह से। ऑटो पर हम चर्चा करते रहे। मारुति का शुद्ध लाभ केवल 1% बढ़ा, इनकम केवल 6% बढ़ी। कंपनियों के पास बाजार में मांग नहीं है, पिछले साल की तुलना में कारों की बिक्री कम है। नए प्लांट और खर्चों के कारण मार्जिन पर भी दबाव है। निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है, पर घरेलू बाजार में बहुत ज्यादा अच्छी मांग बढ़ने की उम्मीद ऑटो सेक्टर के लिए नहीं है। ये भी ऑटो सेक्टर की बात। अब हम बैंकिंग पर आए। बैंकिंग के नतीजे थोड़े स्थिर हैं, मिले जुले। बजाज फाइनेंस के नतीजे अच्छे थे। 15% के आसपास प्रॉफिट की बढ़ोतरी का अनुमान था। बैंकों के नतीजे भी मिले जुले। कुछ बैंकों का, मान लें एक्सिस बैंक जैसा, तो उनके नतीजों पर दबाव रहा है। सीमेंट कंपनियां दबाव में है। सीमेंट कंपनियों की लागत बढ़ी है, आईपीसीसी को घाटा हुआ है। डालमिया को थोड़ा लाभ हुआ है, जो नतीजे हमारे सामने अभी तक आए हैं। एफएमसीजी पर विस्तार से विपुल जी बात कर ही चुके हैं। एफएमसीजी की सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति और भारतीय बाजार में खपत की कहानी का ये सबसे कमजोर पहलू है। HUL, नेस्ले, सब ने मार्जिन घटने के नतीजे सामने रखे हैं। बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण बाजार में मांग थोड़ी बढ़ी है, शहरी बाजार में मांग ना के बराबर है। धातु, रसायन, फार्मा और टेलीकॉम और एनर्जी, ये ऐसे सेक्टर हैं विपुल जी, जिन्हें बाजार में हमने देखा कि जिनके नतीजे बाजार की उम्मीदों के मुताबिक ठीक ठाक और खरे रहे। ठीक। अब लेकिन अब यहाँ से आगे की अगर हम तस्वीर देखें तो क्या इसी के इर्द गिर्द जो है वो नतीजे रहने की उम्मीद है, या आपको लगता है कि आगे चल करके थोड़ी सी स्थिति थोड़ी और बेहतर हो सकती है? क्या उम्मीद करें, आगे की तस्वीर क्या दिखाई दे रही सर? अगली तिमाही के मामले में जो गाइडेंस मिल रहे हैं उसमें आईटी का गाइडेंस तो विपुल बहुत अच्छा नहीं है। आप भी देख रहे हैं बाजार को करीब से। आईटी कंपनियों में जिस तरह में जो बिकवाली दिखी है हमें, ऑटो कंपनियों की तरफ से गाइडेंस ये है कि अगर वो लागत नियंत्रण करते हैं, मार्जिन बेहतर करते हैं, कीमतें बढ़ा पाते हैं तो शायद नतीजे बेहतर होंगे, लेकिन मांग पर असर बना रहेगा। बैंकिंग का गाइडेंस अच्छा है। सीमेंट के लिए कीमतें बढ़ाने की नौबत आएगी। अभी हाल में भी सीमेंट बढ़ी है, फिर सीमेंट की कीमतें बढ़ी, फिर कीमतें बढ़ेंगी। एफएमसीजी कंपनियों के पास अपने खर्चे घटाने और कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं है। तो अगली तिमाही भी बहुत अच्छी जाने की, ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें ना, तो अगली तिमाही भी बहुत अच्छी जाने की उम्मीद नहीं है पूरी तस्वीर के हिसाब से। ये एक और तिमाही के बाद, मानसून वाली तिमाही निकलने के बाद शायद हम देख पाएंगे कि दिवाली के आसपास जो भारत का बिजी सीजन है, तो बाजार में थोड़ी सक्रियता और थोड़ी मांग वापस लौटती दिखाई पड़ सकती है। इसे उम्मीद की जा सकती है। जी। इस बीच होम लोन और व्हीकल लोन के महंगा होने से मार्च तिमाही के दौरान कई बड़े और मझोले बैंकों के रिटेल लोन कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। कई बैंकों की तरफ से गैर जमानती कर्ज को लेकर के की गई सख्ती की वजह से भी रिटेल लोन कारोबार घटा है। जिन बैंकों के रिटेल लोन में गिरावट आई है उनमें ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज बैंक तो हैं ही, साथ में IDFC फर्स्ट बैंक, RBL और यस बैंक जैसे बैंक भी शामिल हैं। सर, रिटेल लोन की ग्रोथ के घटने को कंपनियां अब यहाँ से किस तरीके से देख रही हैं? विपुल जी, ये आंकड़ा भी कंपनियों के तिमाही नतीजों के आसपास ही दिखाई देता है। अगर आप देखें रिटेल लोन्स में जो बड़े और मिड साइज के बैंक हैं, उनकी रिटेल लोन में तेज गिरावट है, काफी स्टीप फॉल दिखाई दे रहा है। ये गिरावट हमें कंपनियों के लिए डिमांड में की टूटने में नजर आती है। एक तो आरबीआई की तरफ से सख्ती की गई थी रिटेल लोन्स को लेकर। दूसरा, ये दौर ब्याज दरों में काफी ऊंची ब्याज दरों का दौर था, क्योंकि लगातार ब्याज दरें बढ़ी थी जो घटना शुरू हुई है। इन दोनों वजहों से और बाजार में मांग की कमी के कारण, इनकम कम बढ़ने के कारण लोगों के रिटेल लोन्स में तेज गिरावट आई है। ये कंपनियों के लिए और भी अच्छी खबर अगली तिमाही में नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कारें, सर्विस इंडस्ट्री, ये सब में जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है उसमें एक बड़ा हिस्सा रिटेल लोन का होता है। इस बीच चीन की इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस कंपनी हेयर की भारतीय इकाई में साझेदारी करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी रेस में उतर गई है। इससे पहले रेस में भारतीय ग्रुप उतरा है। हेयर की भारतीय इकाई में 25 से 51% हिस्सा बेचने की योजना है और इसके लिए वो किसी भारतीय पार्टनर की तलाश में है। रिपोर्ट के मुताबिक हेयर करीब 2 से 2.3 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर हिस्सा बिक्री कर सकती है।
सर आखिर में रिलायंस आखिर में क्यों इस बिजनेस में उतरना चाह रहा है? ये दिलचस्प राइवलरी या दिलचस्प जद्दोजहद हमें बाजार में दिखाई देगी चीनी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। नियमों के मुताबिक चीन की कंपनी को भारत में अपनी 25 से 51% तक इक्विटी डाइल्यूट करनी है, जैसा कि हमने एमजी मोटर वाले मामले में देखा था जिसमें भारतीय कंपनी ने हिस्सेदारी दी थी। रिलायंस अपने कंज्यूमर नेटवर्क के कारण, जियो मार्ट के कारण और अपने रिलायंस क्रोमा स्टोर्स के को देखते हुए ये इस तीसरी सबसे बड़ी कंपनी भारत में जो काम कर रही है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एलजी और सैमसंग के बाद, उसमें हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रही है, जिससे कि उसका अपना जो रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है उसके लिए एक मजबूत सप्लाई चेन बन सके। सुनील भारती मित्तल अपने तरफ से रिटेल में उतरने की एक और कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है कि नहीं, या बाद में देखना होगा, पर आपको याद होगा कि भारतीय समूह एक बार पहले रिटेल में, जब रिटेल सेक्टर खुला था, तो अपने हाथ उसमें आजमा चुका है और अब दोबारा इस बात की कोशिश की जा रही है। लेकिन हायर को की जो वैल्यूएशन है, विपुल जी आपने बताई, 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास की वैल्यूएशन है। इस हिसाब से भारत के किसी बड़े औद्योगिक घराने को ही, जिसकी डीप पॉकेट्स है, वही हायर में ये हिस्सेदारी खरीद पाएगा। जी, इस बीच भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार डील पर बात तेजी से काफ़ी आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते ही दोनों पक्षों के बीच व्यापार डील की शर्तों पर बातचीत पूरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत चाहता है कि अमेरिका अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा और क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में भारतीय कंपनियों को अनुमति दे। सर आखिर में इस पूरे मामले को लेकर के कितनी आगे बढ़ी है बातचीत भारत और अमेरिका के बीच? उत्साह बहुत ज्यादा था, गति धीमी है। जिस तरह से बीटीए चुटकियों में हो जाने की उम्मीद कही जा रही थी, वैसा नहीं है। अब जाकर जो स्थितियां बनी है उनका अपडेट यह है कि बातचीत के संदर्भ और शर्तें तय हो गई हैं। डेटा पॉइंट में अगर हम देखें, बीटीए ने करीब 19 क्षेत्रों को कवर करने को अपने दायरे में रखने की सहमति बनाने की तैयारी की है, जिसमें टैरिफ है, जिसमें मर्चेंडाइज है, जिसमें नॉन टैरिफ बाधाएं हैं, कस्टम सर्विसेज है और डिजिटल ट्रेड है। इसमें अमेरिका का, इन क्षेत्रों के चुनाव में अमेरिका का दबाव साफ दिखता है। और अब पहली औपचारिक वार्ता शुरू हो गई है। वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका ने चूंकि 90 दिन के लिए राहत दी थी और भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ हटाए थे, इसलिए यहां से वार्ताएं शुरू हो रही। औपचारिक रूप से भारत और अमेरिका अब एक ट्रेड डील की दिशा में बढ़ने लगे। इससे पहले तक सिर्फ चर्चाएं और बाहर की वार्ताएं थी। सर ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के बात अटकती कहाँ दिखाई दे रही है? कौन कहाँ अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, जिस वार्ताओं में जो सूत्र मौजूद है, जो लोग बैठे जिनसे हमारी बात हो पा रही है, उसमें फिलहाल अभी अमेरिका का अपर हैंड है। अमेरिका इसमें बहुत सारी शर्तें डिक्टेट कर रहा है। जैसे अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में भारत से कहा है कि जीएम फसलें, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए अपना बाजार खोले। सेब और नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ कृषि उत्पाद हैं और पेट्रोकेमिकल्स के लिए टैरिफ्स में बड़ी कमी कर, ये अमेरिका की सबसे अग्रिम और सबसे आक्रामक मांग है, जिसको लेकर भारत में खासी हिचक दिख रही है। दूसरी चीज है कि ई कॉमर्स को लेकर अमेरिका बेहद आक्रामक है। हम इस पर विस्तार से बोनस पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं कि वो अमेजन, वॉलमार्ट के लिए भारतीय बाजार को खोलना चाहता है। जो भारतीय छोटे व्यापारियों के लिए जो सुरक्षा चक्र बनाया गया ई कॉमर्स में, उसको खत्म करना चाहता है और बाजार में पूरी तरह से फ्री निवेश की और कारोबार करने की छूट देना चाहता है। ठीक इसी तरह गूगल और अमेजन को भारत में जो डेटा लोकलाइजेशन की शर्तें हैं, सर्वर लगाने की, सूचनाएं रखने की, इन पर भी अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि इन्हें भी खोल दिया जाए। तो ये दो ऐसे पिंचिंग पॉइंट है जो भारत को सबसे ज्यादा चुभते हैं और यहाँ पर अमेरिका के दबाव सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ईवी, इंडस्ट्रियल मशीनरी और वाइन पर भी टैरिफ में कटौती का प्रस्ताव है। बीटीए ने में यूएस ये चाहता है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वाशिंगटन में चल रही बैठक में अमेरिका की तरफ से इसे लेकर स्पष्ट रूप से बात कर दी गई। भारत इसे थोड़ा संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। भारत का कहना है कि जेम्स ज्वेलरी, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और सी फूड के ऊपर अमेरिका के बाजार में भारत को ज्यादा रियायतें मिले और ज्यादा स्पेस मिले। कृषि निर्यात, अगर हम कृषि निर्यात खोल रहे हैं तो हमारे भी कृषि सामान अमेरिका के बाजार में जाए, जिसमें कि तिलहन है, हॉर्टिकल्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत ये चाहता है कि जापान और ईयू जैसे जो देश हैं, जिन्हें अमेरिका की तकनीकों में प्रायोरिटी के आधार पर, वरीयता के आधार पर एक्सेस मिलती है, जिसमें कि सेमीकंडक्टर की तकनीकें हैं, दूरसंचार की तकनीकें हैं और हाईटेक बायोटेक तकनीकें, इनमें जो पहुंच मिलती है वैसी ही पहुंच भारत को भी दी जाए, ताकि वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारतीय बाजार में हो सके। जी,
आगे चल करके क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है सर इस मामले में? क्या कितनी मतलब कुछ हल निकलने की, या आगे क्या कुछ निकल सकता है इस पूरे मामले को? विपुल जी, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच सीधा और खुला बीटीए नहीं होगा। टैरिफ राहत बनी रहे 90 दिन तक, इसके लिए पहले चरण में एक छोटा समझौता करने की बात होगी, जिसमें अमेरिका के कुछ सेब सेब और सामानों पर भारत में रियायत दी जाएगी। इसके बदले भारतीय टेक्सटाइल को अमेरिका में रियायत मिलने की उम्मीद है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। दीर्घकालिक जो बड़ी डील है, फुल डील, इसमें बाधाएं बहुत हैं, डिजिटल मार्केट खोलने के लिए, कृषि पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। इसलिए ये समझौता 2025 के अंत तक या 2026 तक चल सकता है। अमेरिका की मांगे बहुत आक्रामक है और वो भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर रही है। बीच का रास्ता निकालने में वक्त लगेगा, तो क्विक डील तो सामने आ सकती है, बड़ी डील आएगी अमेरिका की शर्तों की रोशनी में, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना। ठीक। इस बीच अमेरिका और चीन में गहराते ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका में कई तरह के सामान की किल्लत होने की आशंका है। वहाँ के कई रिटेल स्टोर्स में सामान की कमी हो रही है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से चीन से इंपोर्ट पर 145% तक टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका की कई कंपनियों ने इंपोर्ट ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं, जिस वजह से चीन से अमेरिका में सामान की सप्लाई में भारी गिरावट है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कई चीज़ें जैसे कपड़े और जूतों की सप्लाई के लिए अमेरिका काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। सर अभी सप्लाई चेन की क्या स्थिति है सर, आपूर्ति को लेकर के? अमेरिका के बाजारों में अब सामान की कमी महसूस की जाने लगी है। कुछ सामानों की कमी अभी और कुछ की अगले 2 महीने में हो जाएगी, क्योंकि जो वेयर हाउस है, जहां ये स्टॉक्स रहता है अगले 2 महीने, 3 महीने का, 6 महीने का, वहां से अब सामान कम होने लगा है। वॉलमार्ट और टारगेट जैसे जो बड़े स्टोर हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि उन्होंने चीन से ऑर्डर रद्द कर दिए हैं और इसलिए दुकानों में अब सामान उपलब्ध नहीं होगा। ये माना जा रहा है कि 2025 की दूसरी छमाही में अमेरिका का इंपोर्ट 20% तक गिर सकता है, क्योंकि चीन से जो सामान लेकर आने वाले शिप्स हैं, उनकी बुकिंग 60% घट गई है। इसे समझ सकते हैं कि आप अमेरिका के बाजार में आने वाले समय में किन किन चीज क्या परिस्थिति है। कपड़े और जूते, चूंकि चीन में 37% कपड़े, 58% जूते चीन से आते हैं और इनके ऑर्डर रद्द हो गए हैं, तो इसलिए इनकी कमी जल्दी दिखाई देगी। खिलौने, फर्नीचर और बाकी जो त्योहारी सामान है, ये इनका 70% इंपोर्ट चीन से होता है, इसलिए इसका आने वाले कुछ महीनों में कमी होने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान महंगे होंगे, उपलब्ध नहीं होंगे, और खाद्य पदार्थों में भी की आपूर्ति में भी कमी आएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी सर यूएस के पास ऑप्शन क्या क्या बचे हुए हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए चीन के साथ बातचीत शुरू करने का और टैरिफ की रियायतों की बात शुरू की थी। चीन की तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्ड भी किया गया था, लेकिन अभी भी दोनों पक्ष अलग अलग बयान दे रहे हैं। पिछले सप्ताह तक अमेरिका का पक्ष कह रहा था कि चीन से बात हो रही है, और चीन का कहना है कि आज तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई, कोई औपचारिक वार्ता अमेरिका और उनके बीच ट्रेड वार को लेकर, टैरिफ को लेकर अभी शुरू होनी है। फिलहाल अमेरिका के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि वियतनाम, भारत, मैक्सिको जैसे देशों के पास पर भी टैरिफ लगे हैं और उनके पास ऐसी उत्पादन क्षमताएं नहीं है जो वो अमेरिका के बाजार में उत्पादन पहुंचा सके, और उनका भेजना है। क्योंकि पुराना स्टॉक 1 से 3 महीने चलता है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को चाइना के साथ आने वाले दिनों में एक सहमति बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो 2 से 3 महीने बाद जरूरी चीजों की कमी होगी, पर अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि आपूर्ति दोबारा शुरू होने की उम्मीद नहीं है। तो अगले 2-3 महीने काफी क्रूशियल है। यहां पर हमें अमेरिका और चीन के बीच, और खासतौर से जो बड़े सप्लायर उनके बीच, किसी बातचीत और सहमति की उम्मीद बनती दिख सकती है, ताकि अमेरिका में तत्काल चीजों की कमी ना हो। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के बाद भारत ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआत में पाकिस्तान को पानी का प्रवाह घटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए बांधों की सफाई के साथ उनके भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सिंधु बेसिन की नदियों को नहरों से जोड़े जाने की भी योजना है। भविष्य में भारत इन सभी नदियों पर बड़े बांध भी बना सकता है। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को बिना बताए अगर पानी छोड़ा जाता है तो उससे भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा। सर इस मामले को लेकर के अपनी योजना जो भारत की तरफ से घोषित की गई है, वो क्या कुछ नज़र आ रही है आपको?
IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित करने के बाद पिछले सप्ताह भारत ने पहली बार ये बताया कि इस संधि के स्थगन के बाद वो क्या करेगा। इस योजना को करीब से समझना जरूरी है क्योंकि इसके अपने आर्थिक असर भी हैं और मौजूदा भारत और पाकिस्तान के बीच के जो तनाव है उसमें सिंधु वाटर ट्रीटी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होकर उभरी है। भारत ने कहा है कि अल्पकालिक तौर पर जलाशयों की सफाई शुरू की जाएगी, पोंग और 3 बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और पश्चिमी नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि पाकिस्तान को जल प्रवाह बंद हो सके। जो लोग बोनस पॉइंट नियमित रूप से देख रहे हैं, हम आपको लगातार इस संधि के जो पीछे के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके असर है, इनके बारे में बता रहे हैं। और हमने शुरुआत में बताया था कि इस संधि के बाद भारत सरकार को बड़ा निवेश करना पड़ेगा सिंधु की संधि के पानी को रोकने के लिए। मध्यकालिक तौर पर सरकार का कहना है कि करीब रतले और उच्च बांधों का निर्माण करना होगा, एक बड़ा जलाशय भंडारण क्षमता बनानी होगी, सिंधु बेसिन की नदियों को नहरों से जोड़ना होगा और लॉन्ग टर्म में सिंधु झेलम चिनाब पर बड़े बांध बनाना पड़ेगा और राष्ट्रीय जल ग्रिड को शामिल करना होगा। तात्कालिक तौर पर जलाशयों की सफाई को अगर किनारे रख दिए, जो भी एक महंगा काम है, तो भारत को 1 से 5 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश की जरूरत होगी जम्मू कश्मीर के इलाके में। ये वाटर ट्रीटी यदि लंबे समय तक स्थगित रहती है और उसका पानी भारत को में इस्तेमाल के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि भारत सिंधु के अपर रिपरीन में ऊपरी हिस्से में है और इसलिए पानी का प्रवाह भारत के लिए मोड़ने के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की तैयारी करनी होगी। जी सर, लेकिन भारत के लिए क्या कुछ आपको रिस्क दिखाई दे रहे हैं? अगर भारत ये फैसला लेता है कि पानी रोका जाए तो भारत के लिए क्या रिस्क यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको? जल मंत्रालय इस बात को स्वीकार कर रहा है। अगर जल मंत्रालय की शुक्रवार को जो वहां से बयान आया है वो उनके आधार पर ये माना जा रहा है कि भारत को इस संधि के स्थगन का लाभ लेने के लिए काफी तैयारियां करनी होगी। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खतरा निश्चित तौर पर है, क्योंकि अब आंकड़ों और सूचनाओं का आदान प्रदान रुक गया है। तो अचानक पानी छोड़ने से, और चूंकि मानसून सर पर खड़ा हुआ है, आ रहा है, तो अचानक पानी छोड़ने से फ्लैश फ्लड का रिस्क है, नदी के किनारों से कटाव हो सकता है, किशनगंगा जैसे बांधों में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ सकता है। क्योंकि सिंधु, झेलम और चिनाब पर जो बांध है उनमें 1 मिलियन फीट एकड़ पानी रोकने की क्षमता है, इसलिए कश्मीर घाटी में इससे बाढ़ का खतरा बनता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी चुनौती यहां पर यह है कि सरकारें चाहती है कि वो सिंधु झेलम चिनाब पर बड़े बांध बनाए, रतले उज किशनगंगा प्रोजेक्ट्स में ज्यादा निवेश करे और तैयार करे, लेकिन यहाँ हमेशा से ये क्षेत्र चूंकि भूस्खलन और भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ की ज्योग्राफी नई है और इन्वायरमेंटल रिस्क से प्रभावित रही है, इसलिए यहाँ बांध बनाना और बांध को सुरक्षित रूप से बांध बनाना चुनौतीपूर्ण है। तो भारत की तरफ से कोशिश होगी कि मानसून से पहले कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की जाए जिससे कि तात्कालिक तौर पर जो बढ़ता हुआ जल प्रवाह है उसे भारतीय नहरों में या भारत की तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन इसे करीब से देखना होगा कि संधि के स्थगन के बाद भारत सरकार की जल प्रबंधन परियोजनाएं आगे कैसे काम करती हैं, क्योंकि जितना फायदा भारत को पानी रोककर अपनी फसलों के लिए है, उतना ही खतरा अचानक आने वाली बाढ़ का। बिल्कुल सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो द बोनस के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां हमें लगातार भेजते रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।